नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चाहे शेयर बाजार खारिज कर चुका हो, लेकिन इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक है। पार्टी ने सेबी प्रमुख को हटाने और जेपीसी की मांग को लेकर 22 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और इसमें हिंडनबर्ग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन तीन मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन तीन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्को हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है। तो आपने सुना, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। वह जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है बार बार कि जेपीसी जो है वो उसका गठन होना चाहिए, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ खड़ी हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार ये बहस तेज भी हो रही है, सड़कों पर भी दिख रही है, और शायद ये बात संसद में भी देखने को मिले जब अगला सत्र आए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं ये जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि इसमें सेबी की जांच से वो संतुष्ट है, कोई नए सिरे से जांच कराने की जरूरत नहीं है। और सेबी का जहां तक प्रश्न है, सेबी ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जो हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है इसको लेकर। धन्यवाद अखिलेश जी, आपका और आपके सभी श्रोताओं का। देखिए, जो ये मामला अगर हम बात करें तो ये सिर्फ सेबी तक सीमित नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों की सेविंग, गाढ़ी कमाई की बात है, जिसमें छोटे से लेकर माध्यमिक व्यापारी हैं, व्यापार है, उसके इंटरेस्ट की बात है, देश की इकोनॉमी और पारदर्शिता की बात है, क्रोनो कैपिटलिज्म की बात है, जिस तरह से हवाला से पैसा का भ्रष्टाचार करके हवाला से पैसा पहुंचाया जाता है और फिर कैसे साइफन ऑफ किए जा रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को कैसे वापस लेके आया जा रहा है। ये एक बड़ा जिस तरह का संगठित अपराध है उस तरह से चल रहा है। और देश में लूट, भ्रष्टाचार, ये हवाला जो चल रहा है, ब्लैक मनी का यूज चल रहा है, इसकी एक जांच होनी चाहिए।
इसमें कई एजेंसी इस घेरे में, स्टेटरी बॉडी जैसे सेबी है वो एक घेरे में, अगर आप देखेंगे तो सेबी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर खुद वो शक के घेरे में, उनको एक उद्योग घराने घेरे में, उनकी पारदर्शिता के लिए भी ये सारी चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा ये सेबी चेयरमैन से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, उनका रेजिग्नेशन का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लाखों करोड़ों स्टॉक जो मार्केट का पैसा स्वाहा हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, किस तरफ है, किस तरफ जाएगा, वो आगे की बात है, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। जेपीसी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जेपीसी पहले भी जो जेपीसी हुई, पहली 3 जेपीसी की अगर हम बात कर लें तो पहली जेपीसी ही विदेश में एक एलिगेशन लगा था बोफोर्स का, स्वीडन में एलिगेशन लगा, और फिर किस तरह से वो देश के अंदर पनपा और फिर उस पर एक जेपीसी बैठाई गई, और बाकी नेक्स्ट जो 2 जेपीसी आई उन जेपीसी में चाहे वो हर्षद मेहता का मैटर हो चाहे केरतन पारिक का हो, तीनों पहली जेपीसी एक तरह से इस मामले से जुड़ी हुई है। विदेश में आपका आरोप लगना जैसे इस केस में भी हो रहा है, और फिर उसके बाद बाजार की से रिलेटेड उसकी इरेगुलरिटी से रिलेटेड अनियमितताओं से रिलेटेड मुद्दे के बारे में ये चीज़ है। जी प्रदीप, तो इसकी जेपीसी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये पारदर्शिता की चीज़ है। अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी सरकार चला रही है और भ्रष्टाचार में हमें तो लगता है गर्दन तक डूबी हुई है, लेकिन अगर वो चला रही है तो उसको इस मांग का हमारे साथ मिलकर स्वागत करना ठीक है। आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जी, आपने सुना प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपीसी से आखिर दिक्कत क्या है, इस मुद्दे पर जेपीसी क्यों नहीं बना देती है सरकार? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एसआईटी बनाई थी और उस एसआईटी ने जांच करी, उस जांच में सब ठीक हुआ, सब कोई प्रश्न नहीं उठा उस जांच पर, कोई किसी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा। जो सेबी ने या उस एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी उसने उसको मान्य भी कहा और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि सेबी एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिबल एक संस्था है, ये भी माना उन्होंने। तो अब उसका विषय कह रहे हैं, विषय ये है कि किसी प्रकार से हम भारत में अस्थिरता खड़ी करें। आप तो पुराने लोगों में से हैं, सेंट किट्स याद होगा आपको, ऐसे इसी प्रकार सेंट किट्स का मामला शुरू किया था ना कि एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को जो कि चुनी सरकार हो उसके खिलाफ किस प्रकार से हम यहाँ पर माहौल खड़ा करें ताकि उस सरकार को हम गिरा सकें, ये मूल बात है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जरा सपा के प्रवक्ता से पूछिए कि वह राहुल गांधी से बोले, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ राहुल गांधी को बोले कि वह बताते कि इन लोगों से कभी मिले या नहीं मिले। एक नाम है मार्क किंगम और दूसरा नाम है एनएलए चेंग किंगम। अब ये 2 नाम है, पति पत्नी है, अब दोनों से मिले नहीं मिले इसका जवाब उनको देना चाहिए। और ये जो एनएलए चेंग है इनके चाइना के साथ लिंक है, और ये जो कंपनी है हेंडरसन उसमें ये हिस्सेदार है या भागीदारी इनकी उसमें है। अब इसके अलावा जो और हेंडरसन के साथ इनकी भागीदारी भी है, परंतु जो मूल बात है वो ये है कि यही जो कंपनी है, ये जो एनएलए जो माँ की पत्नी है वह सुपा चाइना नाम की एक कंपनी के अंदर हिस्सेदार है यानी उस प्लेटफॉर्म में। और सुपा जो डिजिटल है उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन है, उसमें किस किस के इंटरेस्ट है। और सर जेपीसी तो इस पर भी बैठानी चाहिए कि जो करारनामा राहुल गांधी ने चाइना के साथ साइन किया था, अंगूठा काट कर दिया था, वो भी जानकारी आनी चाहिए ना, उस पर भी बोलना चाहिए आपको कि वो जानकारी देश के सामने आनी चाहिए। ये सबका सब मामला घूम फिर कर इस बात के लिए कि किस प्रकार से हम जो भारत का जो ग्रोथ इंजन है उसको रोके और चाइना की मदद करें। ठीक है, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि ये राहुल गांधी जानकर करते हैं। सुन लीजिए, इसी मार्केट के अंदर राहुल गांधी ने कोई 50 लाख रुपए कमाया पिछले 5 महीने में के अंदर, इसी मार्केट में, जिसको कह रहे नहीं खतरा है, मैं छोटे जो इन्वेस्टर्स है उनकी चिंता कर रहा हूँ। अरे आप छोटे इन्वेस्टर की चिंता करें तो आप इन्हें 50 लाख रुपए उस मार्केट से 50 लाख माफी जाता हूँ उन्होंने कमाया पिछले 5 महीने के अंदर। तो क्या है कि ये सबका सब बुना जा रहा है इसलिए क्योंकि उनको एक यहाँ पर आर्थिक अस्थिरता लानी है। उनको दिखता है कि शायद हम ये करने से आर्थिक अस्थिरता ले आएंगे, परंतु मार्केट ने उनकी सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया। मार्केट ने उनकी बात पर तो यही सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास लेकर जाना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, जो बात प्रदीप भाटी जी कह रहे थे कि जेपीसी इसलिए होनी चाहिए ताकि जो लाखों करोड़ों छोटे निवेशक हैं उनका भरोसा मार्केट के ऊपर कायम हो सके, उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और जो मार्केट में उनको जो रिएक्शन आया है वो कम से कम वो एक एश्योर हो जाएं कि नहीं उनके हित जो है वो सुरक्षित हैं, उनके हितों के साथ किस तरह की चोट नहीं पहुंचेगी।
अखिलेश जी, ये बड़ा अच्छा है। प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी भी बनती है और उनको ये कहना भी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि भारत सरकार को क्या सेबी प्रमुख की और सेबी प्रमुख के जो ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच करानी चाहिए। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं दिखता है अगर सरकार इसकी जांच कराए, अगर वो इसको तथ्य सामने लाए कि क्या सेबी प्रमुख ने पहले डिस्क्लोजर दिया था कि नहीं। और ये असंभव है। सेबी चीफ के पद पर अगर किसी की नियुक्ति होती है तो उसका एक सेट प्रोटोकॉल है जिसमें उसके फाइनेंशियल, जिसमें उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, कहां कहां क्या काम किया, वो सब शामिल होता है। अब सामान्य लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई में निवेश करने चले जाते हैं, उनको ये सामान्य समझ नहीं है। और अगर इसको अफवाह बना के फैलाया जाता है कि सिंगापुर और लंदन में काम करने वाले दंपति कहीं ऑफशोर कंपनी में किसी फंड में लगाते हैं, तो एक अलग तरह की अफवाह फैलाना हुआ। निश्चित तौर पर सरकार उसकी जांच कराए। अब इसका दूसरा पहलू जी, अडानी की कंपनियों पर जो आरोप लगे, उसकी जो जांच कमेटी बनी थी उसमें इस देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट शामिल थे। अगर आप सेबी प्रमुख को छोड़ भी दें तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने वो रिपोर्ट सामने रखी और उसमें अभी तक कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ। हिंडनबर्ग लगातार बदमाशियां कर रहा है, लगातार भारत के निवेशकों को पैसे लेकर चला गया। 19,20,000 करोड़ से अगर 6,47,000 करोड़ पर अडानी आया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से आया। तो कौन थे वो? वही छोटे निवेशक थे जिनका भरोसा बनाने की जरूरत है। राहुल गांधी नहीं बना रहे। अभी एनएससी की रिपोर्ट आई, 19 करोड़ लोग भारत के शेयर बाजार में अब शामिल हो चुके हैं। 30-32% की एवरेज एज हो चुकी है। क्या उन नौजवानों के साथ राहुल गांधी नहीं खड़े होना चाहते हैं? इस तरह की इकोनॉमिक एनार्की बनाए रखना ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बेहद गैर जिम्मेदार है। देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने की साजिश दिखती है। ठीक है प्रदीप जी, जो आपने सुना हर्षवर्धन जी को, आरपी जी को, साफ तौर पर अगर जेपीसी बनती है तो दरअसल ये जो स्टॉक मार्केट में विश्वास है इसको कायम करने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए होगी, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा विरोधाभास है इस बात में कि आप कोई भी मुद्दा उठाइए देश में, उसे कैसे देश के बाहर से जोड़ दिया जाता है और किस तरह से उस मुद्दे को देश के हित में जोड़ दिया जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, सेबी चेयरमैन जो डिस्क्लोजर एंड रिफ्यूजल नॉर्म्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एज एन ऑफिसर उनके 2017 में उन्होंने खुद वो चेयरमैन भी थी और उसके साथ साथ वो उस फंड के निवेशक भी थी। और दोनों चीजों में होते हुए उन्होंने उसी एलिगेशन में जो 19 जो फंड्स थे, जिनकी 13 फंड्स की जिनकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच चल रही थी, उसी फंड में वो निवेश कर रखा था उन्होंने 2017 में। प्रदीप जी, तो माफी ज्यादा, समय की थोड़ी कमी नहीं है, समय की थोड़ी कमी है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ आरपी जी का। आरपी जी, संक्षेप में आपसे जवाब। अखिलेश जी एक बात और, अखिलेश जी एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं, इसे विदेश से जोड़ा नहीं जा रहा है। एक विदेशी शॉर्ट सेलर कंपनी लगातार बदमाशी कर रही है, इसको दोनों का फर्क होता है। वो लिखती है साफ साफ कि हम अपने क्लाइंट को ये इंफॉर्मेशन बेचते हैं जिससे वो खरीद बिक्री करके किसी शेयर के गिरने को मुनाफा लेकिन कमा प्रदीप सके। जी इसी बात पे आरपी सिंह भी कुछ बोलना चाहते हैं। आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि सेबी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, सेबी प्रमुख के ऊपर, क्या उनकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या स्टैंड है आरपी जी? आरपी सिंह चैनल साहब, पे काम करते होंगे तो अब आप उस चैनल में काम करते थे, उसकी जांच और आपका आरोप लग रहा है कि आप एनडीटीवी का समर्थन कर रहे हैं, इससे क्या लेना देना जी? ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो जब थी आज तो उनका कुछ लेना देना नहीं। अब जब से ये सेबी की चीफ बनी है उसके बाद क्या उनका कोई रोल रहा? ऐसा नहीं है। और जो मूल बात कही त्रिपाठी जी ने कि उन्होंने डिस्क्लोजर किया होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट के आगे डिस्क्लोजर किए बिना चल नहीं सकती, ये एक नॉर्म है। अगर डिस्क्लोजर में है और सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है तो फिर तो गलती सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट थी इसकी चिंता करनी चाहिए थी। सच ये है कि किसी ढंग से भी यहाँ पर एक चर्चा खड़ी करनी, जो मैंने नाम लिए थे, कृपा कर राहुल गांधी उस पर बयान दे कि वह कभी उन लोगों से मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर पैसे कमाए भारत से। ठीक है, भयंकर रूप से शॉर्ट सेलिंग कर पैसे कमाए और उनका एजेंडा राहुल गांधी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्हीं का एजेंडा राहुल गांधी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी आरपी जी, माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है। प्रदीप जी शुक्रिया आपका, हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि तेज गति से भारत का विकास कुछ लोग पचा नहीं पा रहे, इसीलिए वो अवरोध पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों को ऐसी ताकतों को लेकर आगाह किया। तिरंगा हमें एक बात और सिखाता है, और तिरंगा संकेत देता है कि कुछ भी हालत हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सर्वोपरि देश है। देश हित से ऊपर कोई देश हित नहीं हो सकता। पूरा देश इस बात को समझ रहा है, पर कुछ लोग इसमें देरी कर रहे हैं। कुछ लोग देश हित को राजनीतिक हित से ऊपर नहीं रख रहे हैं। जो लोग कहीं से कुछ भी बात उठ जाए उसको प्रमाणिक मांगते हैं, I caution the nation, I urge the citizens to be extremely alert at such forces, sinister forces with pernicious designs, their only motto being to destabilize Bharat so that our progress is impeded. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।